गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर आपको सामाजिक अध्ययन 10th क्लास का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। ये करके आपको अपनी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप भी करना, देखना, देख करके इसको आपकी हेल्प होगी। सबसे पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये रमेश चंद्र ने लिखी थी, तो इसलिए आपका ए उत्तर सही है। बी सी डी ये दोनों गलत हैं। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 2, अरविंद घोष व बालिंद्र घोष पर कौन सा मुकदमा चला? इन पर चला था लाहौर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, दिल्ली असेंबली। अलीपुर षड्यंत्र केस इन पर चलाया गया था, इसलिए हमारा बी उत्तर ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी पांडिचेरी, माही, कालीकट, येनाम, चंद्रनगर जैसे स्थान किसके अधिकार में थे? हमारे देश में अंग्रेज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, तो इन पर अधिकार जो रह गया था वो फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो हमारा डी उत्तर सही है इसका। बाकी सब चले गए थे, तो जो ये नंगर थे पांडिचेरी, माई, कालीकट, यमान, चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों के अधीन थे बाद तक, स्वतंत्रता के बाद भी। किस देश ने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। अमेरिका ने इसका समर्थन किया था कि अमेरिका देश ने चीन के लिए खुले व्यापार की नीति का समर्थन किया था कि ये खुले व्यापार की चीन ने नीति चलाई है, ठीक है। बांगड़ व खादर किस प्रकार की मृदा के प्रकार हैं? जलोढ़ के, काली मिट्टी के, लेटराइट मृदा के, काली पीली मिट्टी के। ये हमारे जलोढ़ मृदा के दो भाग होते हैं, एक खादर, एक बांगड़, जो मोटे कंकर होते हैं और बारीक कंकर होते हैं। दो प्रकार की मिट्टी होती है। अगला आपका है, 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इल्तुतमिश के समय, अशोक के समय, बिंदुसार के समय। इल्तुतमिश के समय में दिल्ली में सीरी फोर्ट का क्षेत्र में हौज खास का निर्माण हुआ था, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जिसका विकथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़कर हम सही जवाब देंगे। पहला है आपका, ए और बी दोनों सही हैं। यदि ए उत्तर है तो यदि आपका ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता तो आपका उत्तर रहेगा ए। आर और ए दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो आपका उत्तर रहेगा बी। ए सही है परंतु आर गलत है तो उत्तर रहेगा सी। ए व आर दोनों गलत है तो आपका उत्तर रहेगा डी। सबसे पहला देखिए यहाँ लिखा है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। बिल्कुल ज़रूरी है। सत्ता में हर किसी का हक होना चाहिए, अंश होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र से वर्गों का भागीदारी सुनिश्चित होती है और से विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की संभावना कम होती है। बिल्कुल सही बात का है, तो इसलिए ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, दोनों सही हैं। और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए हमारा उत्तर इसका ए रहेगा, ए उत्तर रहेगा। हम अब आते हैं अगले प्रश्न पर। श्रीलंका में किन दो समुदाय के बीच टकराव ने गृह युद्ध का बढ़ावा लेते हैं? वहाँ तमिल और ईसाई लोग हैं। तमिल ईसाई हैं या सहेली ईसाई हैं या तमिल सहेली हैं या तमिल मुस्लिम हैं? तो तमिल और सहेली दो प्रकार के लोग हैं वहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में गृह युद्ध ने रूप लिया था। सहेली ज़्यादा हैं, तमिल कम हैं, तो जारी सुविधाएँ और राजपाट सहेलियों का है, इसलिए तमिल उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बड़े पदों पर सारे सहेली थे, तो इसीलिए उनके बीच में टकराव हुआ। अवशिष्ट व बाकी बचे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में से केंद्र सरकार को तो जो बच जाते हैं तीनों में से, राज्य सरकार तीन में बटे होते हैं काम, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और समवर्ती सूची में। जो भी इन तीनों में नहीं समवर्ती सूची नहीं आते, उनका काम फिर केंद्र सरकार को सौंपा होता है। जैसे आजकल ने कंप्यूटर आने से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम जितना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय दल है? भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है, डीएमके ये प्रांतीय दल है, कम्युनिस्ट पार्टी आप ये राष्ट्रीय दल है। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। इसके बाद जो नीचे वाक्य दिए गए हैं वो प्रश्न नंबर पहले की तरह है कि नीचे दो वाक्यांश दिए गए, कभी कथन एक कारण दिया गया, इसे पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। वही बात है, ए आर दोनों सही हैं तो और आर ए की सही व्याख्या करता ए उत्तर रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता उत्तर दो रहेगा, बी रहेगा। ए सही है किंतु आर गलत है तो सी रहेगा, ए आर दोनों गलत है तो हमारा उत्तर डी रहेगा। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, ये दोनों सही हैं। तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, ये सही है, बट तृतीयक क्षेत्र वाली जो लाइन है कारण ये पहले की व्याख्या नहीं करती, इसलिए हमारा उत्तर बी रहेगा। ए और आर दोनों सही तो हैं किंतु आर है वो ए की सही व्याख्या जो ये है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रतिव्यक्ति आय किसको कहा जाता है? यानी प्रतिव्यक्ति आय का पर्यायवाची शब्द क्या है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, मासिक आय, वार्षिक आय। औसत आय बोलते हैं तो ए उत्तर सही रहेगा आपका। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तृतीयक क्षेत्र होता है तो हमारा सी उत्तर रहेगा। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? नियमों उपनियमों का पालन नहीं होता, रोजगार सुरक्षित नहीं है, कम वेतन वाले रोजगार, उपरोक्त सभी। असंगठित में ये सारे के सारे होते हैं, नियम उपनियमों का कोई पालन नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, कम वेतन वाले हैं, रोजगार भी है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर डी रहेगा, सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। भारत के खालिस्तान भाग प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं तो ये तो याद करने वाला है आपका 27% पर पाए जाते हैं तो हमारा सी उत्तर सही रहेगा। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं अगले 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है, जब केंद्र व राज्यों में शक्तियों को लेकर सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संघवाद या पंचायती राज? इसको सत्ता को बांटने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब एक से अधिक में बट जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में खालिस्तान प्रकार की दलीय व्यवस्था है, 2 दलीय, 1 दलीय, बहुदलीय, दलविहीन। यहाँ पर बहुत सारे दल इलेक्शन लड़ते हैं इसलिए हमारा बहुदलीय में आएगा और हमारा उत्तर सी रहेगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। रोम है, रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है इसलिए 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। भारत में कितने केंद्रीय बैंक हैं? एक ही बैंक है जिसको नोट बनाने का अधिकार है। हड़प्पा नामक स्थान 1921 में उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का 1922 में किया था। आगे हम चलते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये आपको दिखाए जा रहे हैं। साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है? जब शक्तिशाली देश है किसी दुर्बल देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है, राजनीतिक व धार्मिक सांस्कृतिक शोषण करता था, उस शक्तिशाली देश की इच्छा प्रवृत्ति इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। 2 नंबर का ईसाई लोग क्रोध क्यों किए? यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रश्न दिया लेकिन आप छोटा बनाकर लिख सकते हैं। ईसाई मत का जन्म फिलिस्तीन प्रदेश में जो इस्लामी शासकों के अधीन आता है। आर में ईसाई लोग इस क्षेत्र में शांति से रहते थे, यूरोप और बड़ी संख्या में पवित्र यात्राएं करते। मुसलमानों के तुर्कों के फिलिस्तीन जाने वाले उस मार्ग पर अधिकार के लिए जहाँ से यूरोप पवित्र यात्रा आते थे, इसलिए उन्हें आपस में उन्होंने क्रूसवाड किए थे। काफ़ी लंबा आप जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा आपका हो गया था। ढाल वाली सोपान बनाए जा सकते हैं, समोच्च रेखा जुताई में भी मृदा प्रदूषण रोका जा सकता है, पेड़ पौधे लगाकर भी किया जा सकता है, सीढ़ीदार खेती करके भी रोका जा सकता है। सतत पोषणीय विकास, मानव जीवन की गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी को रोकना, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखना और संसाधनों का प्रयोग करना है। देखिए इसमें हमने पहले भी काफ़ी बार बताया, सतत पोषणीय विकास में एक तो भविष्य पीढ़ी का ध्यान रखना होता है, एक संसाधनों का उचित प्रयोग करना होता है, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना है, और मानव जीवन गुणवत्ता है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? सिहेली समुदाय बहुसंख्यक था, सारा शासन प्रभुत्व था, सरकारों ने सपनों कानून बना सिहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था, विद्यालयों में सरकारी नौकरी सिहेलियों को प्राथमिकता दी थी, और तमिल वालों के साथ ये पक्षपात था, इसलिए वहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 26वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र
किन्हीं दो उद्यमों के नाम बताइए। भारतीय रेल और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जिसको बोलते हैं, ये सरकार के पास है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? भारत में कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग जरूर करती है, परंतु उसके ऊपर संसद के दिन कार्य करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका पर अंकुश रखती है। हम इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। यानी काम करने वालों के ऊपर भी न्यायपालिका लगाम होती है। मानव विकास से अभिप्राय क्या है? मानव विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो मात्रात्मक सुधार और जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार अधिक पर बल देता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया जाता है। ये तीनों चीज़ होती है, वहाँ पर मानव का विकास माना जाता है। एक आपको अंतरण दिया गया है नीचे, केस स्टडी का प्रश्न है। केस स्टडी में आपने इसके पैरे को पढ़ना है, उसमें से उत्तर देना है। बिल्कुल ईजी है। इसमें जाति का मस्पोटे पर कब अधिकार हुआ? सर्वप्रथम लिखे 4500 ईसा पूर्व। बस इतना ही लिखना। अपने पेटेसी कौन थे? नगर राज्य के स्वतंत्र राज्य को पेटेसी कहते थे। पहरे में लिखा है, पहरे में से आपने उठाना है। और उसके बाद सुमेरिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? किलाक्षर थी। उसकी लिपि को किलाक्षर बोलते थे। प्रश्न नंबर 3, मृदा पर्दन भूमिकलात। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 32वां है। भारत में ये केस स्टडी का क्वेश्चन है आपका अगला। इसमें भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मौके पे फिलहाल 7 राष्ट्रीय दल हैं हमारे, जिनको तो हमारा आंसर डी रहेगा। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्र, प्रधानमंत्री राज्यपति निर्वाचन क्षेत्र करता है, तो सी उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय दल है? बीजू दल, मिजोरम फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी सारे के सारे राष्ट्रीय प्रांतीय दल हैं। राष्ट्रीय दल कोई भी इनमें से नहीं है। केस स्टडी का क्वेश्चन आगे फिर आपका आता है। पैरा पढ़ करके उसी तरह आपने उत्तर देना है। पैरों को आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लें। आर्थिक विकास के मापदंड पर बिहार का एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? बिहार की प्रति आय कम है और औद्योगिक विकास नहीं है। ये लिख रखे हैं। बिहार केवल आय के बारे में नहीं बल्कि वो क्षमता व्यवहार करती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, हरियाणा की विकास दर को आगे बढ़ाने में किसकी सकारात्मक भूमिका रही है? हरित क्रांति की। प्रति व्यक्ति आय को कैसे ज्ञात किया जाता है? देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय क्या है? अब ये आपके क्वेश्चन 33 से बड़े प्रश्न 6 नंबर वाले। बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया? इसकी 4 विशेषताएं। स्पष्ट कीजिए कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त और कृषि का लिए जितने भी औजार होते हैं वो सारे उद्योगों से होते हैं। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। उद्योग कृषि के लिए और कृषि उद्योग के लिए है, क्योंकि कृषि है वो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, और जो उद्योग हैं वो कृषि के लिए उर्वरक, खाद, हाइब्रिड बीज व औजार वगैरह प्रदान करती है। आगे है आपका विकास मापने की यूएनडीए का मापदंड किन पर बैंक से अलग है? ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर अगला है आपका अधिकतम। आपके 3 प्रश्न करने 5-5 नंबर के। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, जिनका बार बार हम वर्णन कर चुके हैं। पहला असहयोग आंदोलन चलाया था। रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न परिस्थिति से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और सरकार द्वारा दिए गए से पुरस्कार उसमें लौटा दिए थे। इसने सरकार का सहयोग नहीं किया। नेताओं ने अपनी पदवियाँ छोड़ दी थी। वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान का भी बहिष्कार किया गया था। जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। सविनय आंदोलन नंबर 2 पर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के सामने 11 मांगे रखी, किंतु वायसराय में एवरेन समझौते मानने से इनकार कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ कर दी। यह सविनय आंदोलन की शुरुआत थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुँच करके समुद्र से के पानी से नमक तैयार किया और सविनय आंदोलन को सिंगापुर देश में फैल गया और फिर ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 6 मार्च 1931 को गांधी एवरेन समझौता करना पड़ा। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज में भाग लेने से लंदन गए, परंतु वहाँ से वापस लौट कर आए। आंदोलन फिर से आरंभ कर दिया गया। सरकार को आंदोलन को चलने के लिए कठोर कदम उठाया और धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ गया। तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा सहित कांग्रेस के सभी बड़े सदस्यों को गिरफ्तार कर लिए गए। इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के वकीलों
अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, मजदूरों, विद्यार्थियों, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने कठोरता से इस आंदोलन को कुचलने का कार्य किया। लाखों की संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। पूरे देश में अराजकता और शांति फैल गई। यद्यपि यह आंदोलन अपने देश में सफल नहीं हो सका, परंतु भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान घटना थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका बड़ा प्रश्न था। इसके बाद जो अगला इसका या ये नहीं याद है तो आपको दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने पश्चिम शिक्षा लागू करने क्या कारण। तो उनका अपना मकसद था, अपना मतलब था। अंग्रेज पश्चिम लागू करके सस्ते कर पैदा करना चाहती थी। अंग्रेज नई शिक्षा प्रणाली से भारतीयों में नैतिकता का विकास, ताकि इनका नैतिकता का विकास ना हो। कम वेतन पर मजदूर रखना चाहती थी, कम वेतन पर कर्मचारी चाहती थी। स्त्री शिक्षा को राजनीतिक शिक्षाओं की पूर्ण अवहेलना की गई और उच्च और मध्य वर्ग में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करे भारतीय शासन की विरुद्ध आवाज़ उठाई और ऐसी शिक्षा दे करके वे भारतीयों को फूट भी डालना चाहते थे। बट अंग्रेज पश्चिमी संस्कृति शिक्षा को अपने उद्देश्य से लागू करना चाहते थे, लेकिन इसके प्रभाव भारतीयों के पक्ष में भी आए। इससे हमने सीख करके उनका विरोध करना भी सीखा। अगला, राजनीति में जातिवाद की कौन कौन से रूप ले सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका ध्यान रखें। इससे संप्रदाय की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता प्रदान की जातिवाद समुदाय के गठन का एकमात्र आधार नहीं है। जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर पहलू है, लेकिन यह सब एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इसके निम्नलिखित रूप ले सकती है। जब राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवारों को इनाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जाति के अवश्य ध्यान में रखते हैं, ताकि उन्हें चुनाव के लिए अधिक से अधिक वोट मिल सके। नंबर 2, जब किसी सरकार का गठन किया जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को ध्यान स्थान मिल जाए। अक्सर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को जनता के मत प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ राजनीतिक दल स्वयं को किसी विशेष जाति का प्रतिनिधित्व रूप में स्थापित करके अधिक वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार और एक वोट की व्यवस्था से राजनीतिक दलों को यूज होकर के कर दिया है और वे वोट पाने के लिए लोगों को जाति आधार पर लामबंद करने का प्रयास करेंगे। इस कारण में जातियों में चेतना आई है। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की भाषा नीति की विशेषताएं, इसको आपने याद करना है। इसके बाद आपका अगला है, विस्तार पूर्वक मानव की क्रियाएं और वनस्पति जाति की। बहुत आसान प्रश्न है। मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जीवन के लिए ह्रास का कारण बन रही हैं। जो आदमी इतने बड़े विकास के कार्य कर रहा है, इमारतें मकान बना रहा है, तो उससे प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जीवन को नुकसान पहुँच रहा है। भारत में चावल की खेती के बारे में कितना साधारण बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। वर्षा कितनी चाहिए, भूमि कितनी, श्रमिक कितने चाहिए, श्रमिक चारों से वितरण। आपका अधिक समय न लेते हुए मैं पहुंच रहा हूं अंत की ओर। देखिए मैप पर चलते हैं हम। धोलावीरा दिखाना है मैप पे। देखिए धोलावीरा दिखाया आपका, ये गुजरात में इस जगह पर है धोलावीरा। ये धोलावीरा की जगह। ये राखी गढ़ी आपका ये हरियाणा में है और भारत के मैप पे ही आपने आगे दिखाना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका भूगोल का है। भारत में देखिए मैप निम्नलिखित स्थिति को दिखाना है, उसके लिए हम नक्शा दिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या क्या दिखाना था आपने, केगा जो बम्बई के थोड़ी सी नीचे है, परमाणु संयंत्र है, ये दिखाया है। नवेली तमिलनाडु में है, ये दिखाया गया है। और कांडला बंदरगाह ये गुजरात में यहाँ है, ये दिखाया गया है। तो ये 3 नंबर का भूगोल का मैप था और नंबर का वो। तो प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, वीडियो देख के बाद सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छे अंक लेकर के पास होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।